नाजरीन और सामीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर एक नए वीडियो शुमारे के साथ। आज मैंने क्लास 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक मौजू का इंतखाब किया है, और ये मौजू जो है ये मैंने उनकी किताब दरसी किताब से लिया है। और ये टॉपिक जो है जिस उन्वान पर मैं रोशनी डालना चाहूँगा, ये टॉपिक जो है असल में इम्तिहान में इनको 7 मार्क्स वाला ये क्वेश्चन आता है, तो इसी पर मैं अपनी आरा बयान करने की काविश करूँगा। तो क्लास 10th और 9th दोनों जमातों के स्टूडेंट्स तलबा अपनी तवज्जो मेरी तरफ मबजूल फरमाएँ। अगर 9th और 10th के स्टूडेंट्स अगर हम देखना चाहेंगे पेज नंबर, अपनी किताब का जो पेज नंबर है 73, और 10th क्लास के स्टूडेंट्स पेज नंबर 21 निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। तो हम अपना मौजू स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो मौजू बहस है, मौजू गुफ्तगू है, वो है नावल। नावल की अगर हम बात करेंगे, नावल लफ्ज़ जो हैं असल में अगर हम इसके डिक्शनरी माना देखेंगे, लफ्ज़ी माना देखेंगे, वो है तवील अफसाना, लंबा या मुसलसल किस्सा, ये नावल होता है। तो असल में नावल जो है इतालवी ज़बान के लफ्ज़ नोरला से लिया गया है। इटालियन वर्ड है नोरला, फिर अंग्रेज़ी में ये नोवेला बन गया है। इसी नोरला यानी कि इटालियन वर्ड से इंग्लिश में ये नोवेला बन गया, और इसी नोवेला से ये नावल बन गया। नावल जो कि ये नावल जो है ये अंग्रेज़ी में भी है और उर्दू में भी राइज है। नावल के अगर हम यहाँ पर देखेंगे, नावल के माना होता है नए, अनोखे, अजीब या निराले हम कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नए अंदाज के नसरी किस्सों को नावल कहा गया। नावल से भी पहले एक सिनफ लिखी जाती थी, राइज थी, जिसको हम दास्तान कहते हैं। तो दास्तान जो थी वो भी एक कहानी हुआ करती थी, उसमें भी किस्से बयान होते थे, ये भी एक कहानी है। लेकिन ये कहानी उस दास्तान से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो ये स्टोरी को बयान करने का जो अंदाज है, तरीका है, वो नया है। इसलिए इस सिनफ को नावल का नाम, यानी कि नया, नावल के माना है नया, नावल का नाम दिया गया। और इस तरह से यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैं बताना चाहूँगा। दोनों क्लास के स्टूडेंट्स मेरी तरफ ध्यान रखेंगे और इन डेफिनेशंस को अच्छी तरह से समझेंगे। फिर उनको नोट याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यही पॉइंट्स याद रखेंगे तो इन्हीं पॉइंट्स से वो नोट बना सकते हैं। मैंने आसान अल्फाज से ये डेफिनेशंस तैयार की हैं, और आसान अल्फाज से मैं ये नावल समझाने की कोशिश करूँगा। इसी तरह से दूसरी डेफिनेशन है नावल जिसका मफहूम ऐसे वाक़ात बयान करना जो हम असर सच्चे हों। हम असर होता है अपने वक़्त का, यानी कि नावल में जो मुसन्निफ़ होता है वो अपने दौर की अक्कासी करता है, अपने दौर के वाक़ात को वो बयान करता है। इसी तरह से नावल एक सेब की मानंद है, अफसाना एक काश की मानंद है। नावल को कहा गया है कि ये एक सेब की मान, जिस तरह से एक पूरा सेब होता है, इसी तरह से नावल जो है इंसान की पूरी ज़िंदगी होती है, कंप्लीट, पैदाइश से लेके मौत तक जितने सारे वाक़ात होते हैं उसको नावल में समेटा जा सकता है। अफसाना एक काश होता है छोटा सा हिस्सा। अगर उसी सेब को हम छोटा सा हिस्सा करेंगे तो स्टोरी में, अफसाने में पूरी ज़िंदगी बयान नहीं होती है, पूरे वाक़ात बयान नहीं होते, बल्कि एक मुख्तसर सा वाक़ा होता है, उस सेब का छोटा सा हिस्सा। इसी तरह से नावल निगार अपनी फ़िक्र ख्याल से नई हकीकत को खलक करता है। जो नावलिस्ट होता है, नावल लिखने वाला होता है, वो अपने ख्याल से, अपने सोच विचार से एक नई हकीकत को पैदा करता है, अपने अंदाज से, अपने लब लहजे से, अपने तरीके से। इसी तरह से अफसाना जो है, अफसाने में एक पहलू बयान किया जाता है, जबकि अगर हम देखेंगे नावल में बहुत सारे पहलू बयान किए जाते हैं। मैंने पहले इसका तज़किरा किया कि जो अफसाना होता है उसमें मुख्तसर सवा का बयान होता है, लेकिन नावल की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे किस्से बयान होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे पहलू, बहुत सारे हिस्से बयान किए जाते हैं।
تو नावल पूरी ज़िंदगी होती है। इसका तज़किरा मैं पहले ही कर चुका हूँ। इसी तरह से नावल में बहुत वक्त सर्फ होता है। नावल को पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत वक्त होना चाहिए, तब जाके हम नावल पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी तरह से नावल लिखना नावल निगार का ज़ाती तजुर्बा होता है। जो नावलिस्ट होता है, नावल लिखना उसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, और हर नावल निगार का नावल लिखने का तरीका अलग अलग होता है। इसी तरह से एक ख़ास तवालत का नसरी किस्सा नावल है। ख़ास तवालत होता है तवील, लंबा, यानी कि ये जो नसरी किस्सा होता है ये तवील होता है, और इस तरह से पैदाइश से लेके मौत तक जितने सारे वाक़ात होते हैं उनको कहानी की शक्ल में पेश किया जाता है, वही नावल बन जाती है। इसी तरह से आप देखेंगे नावल ज़िंदगी की तस्वीर या ज़िंदगी की तशबीह है। ये डेफिनेशन दी है पर्सी लैक की। पर्सी लैक वो एक नॉवलिस्ट है इंग्लिश में, उसी ने ये अपनी डेफिनेशन बयान की है। और जो ऊपर वाली डेफिनेशन है, एक ख़ास तवालत का नसरी किस्सा नावल है, ये फोरेस्टर ने लिखा है। आस्पेक्ट ऑफ द नावल, उसने एक नावल लिखी है इंग्लिश में, उसी में इसने डेफिनेशन दी है। इसी तरह से नावल में अमल की जगह बयानिया से काम लिया जाता है। जो नावल होती है इसमें एक्शन नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे बयानिया होता है। इसको सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको पॉकेट थिएटर कहते हैं। ये याद रखना, नावल को हम इंग्लिश में दूसरा नाम भी देते हैं, पॉकेट थिएटर। क्यों? क्योंकि इसमें एक्शन नहीं होता है, अमल नहीं होता है, इसको सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, पढ़ने से ही ये पूरा होता है। तो इसी तरह से आप देखेंगे जबकि ड्रामा में अमल के ज़रिए पेश किया जाता है। जो ड्रामा होता है उसको जब हम लिखते हैं, लिखने के साथ साथ उसको स्टेज भी किया जाता है, उस पर अमल की जाती है, एक्शन की जाती है। लेकिन नावल को लिखने से ही, पढ़ने से ही पूरा किया जाता है। इसी तरह से नावल में हकीकी और वाक़ई हालात बयान किए जाते हैं। नावल जो होती है इसमें हकीकी वाक़ात को बयान किया जाता है, ऐसे वाक़ात जो स्टोरी की शक्ल में है, लेकिन उसके पीछे जो है वो सच होना चाहिए, वो कहानी हमारी हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हो। इसी तरह से अगर हम नावल के अज्जा तरकीबी की बात करेंगे, नावल के अज्जा तरकीबी, अज्जा होता है जुज़ की जमा, पार्ट, तो हम कहेंगे यहाँ पार्ट्स ऑफ नावल। नावल के पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, अज्जा होते हैं। तो यहाँ पर कुछ अज्जा हैं जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहला हिस्सा जो होता है नावल में वो होता है कहानी, जिसको हम स्टोरी कहते हैं। तो नावल में कहानी जो होता है वो रीढ़ की हड्डी की मानन होता है। रीढ़ की हड्डी जिसको हम बैकबोन कहते हैं। बैकबोन के बगैर जिस तरह से इंसान ना तो उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना आगे चल सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, इसी तरह से कहानी के बगैर नावल नहीं है, नावल कुछ भी नहीं है, वो रीढ़ की हड्डी की मानंद है। यानी कि कहानी नावल में बैकबोन की मानंद है, रीढ़ की हड्डी की मानंद है। इसके बाद जो इसका दूसरा जुज़ है वो है प्लॉट। प्लॉट को हम कहते हैं वाक़ात की तरतीब, या हम कहेंगे एक वाक़े को दूसरे वाक़े के साथ जोड़ना, या वाक़ात का मजमुआ या ख्यालात की तरतीब, वो होता है प्लॉट। ये जो नावल होती हैं इसमें बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, छोटी बड़ी कहानियाँ, उनको तरतीब देना, उनको एक दूसरे के साथ जोड़ देना, वही प्लॉट होता है। इसके बाद है तीसरा वाला जुज़ किरदार, जिसको हम आर्टिस्ट्स या कैरेक्टर्स कहते हैं, या अदाकार हम कहते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर्स जो होते हैं यही इस नावल को आगे बढ़ाते हैं। कैरेक्टर्स ही इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, और ये अहम जुज़ भी इसमें तस्वुर किया जाता है। उसके बाद चौथा वाला पॉइंट जो है, जुज़ है, वो है मकालमा। मकालमा को हम कहते हैं गुफ्तगू, बातचीत, कन्वर्सेशन या चैटिंग। या इस पर एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा, फ़ारसी में है, तामर्द सुख न गुफ्त बाशद, तामर्द सुख न गुफ्त बाशद, ए बो हुर्रिश नहब्त बाशद। फ़ारसी में एक शेर है कि जब तक न एक मर्द बात करेगा, एक इंसान बात करेगा,
तब तक न उसके अंदर जो ऐब हैं, बुराइयां हैं, अच्छाइयाँ हैं, वो बाहर नहीं निखर सकती हैं। उसके अंदर की जो खूबियां हैं वो ज़ाहिर नहीं हो जाएंगी। वो तभी दूसरा समझ लेगा जब वो बात करेगा। इसी तरह से नावल में मकालमा जो गुफ्तगू है ये लाजमी है, क्योंकि मकालमे के ज़रिए ही कहानी आगे बढ़ जाती है। इसके बाद जो अगर हम देखेंगे, हर कैरेक्टर जो होता है, जो किरदार होता है, वो अपने हैसियत के मुताबिक या तबके के मुताबिक बातचीत करता है और अपनी उस बातचीत से ही इस स्टोरी को आगे बढ़ाता है। उसके बाद पांचवा जुज़ जो है, अज्जा जो है, ज़मा व मकान, जिसको हम मंजर निगारी भी कह सकते हैं, वो होता है टेंस एंड प्लेस, यानी कि ज़मा होता है वक़्त और मकान होता है जगह। अब यहाँ पर जो वाक़ा पेश किया जाता है नावल में, कोई वाक़ा कहाँ किस जगह पेश आया, यानी कि जो कहानी में स्टोरी बयान की जाती है उसको दिखाया जाता है कि ये किस जगह की है, किस ज़माने की है, वो चीज़ इसमें बयान किया जाता है। उसके बाद छठा पॉइंट जो है, सिक्स्थ जुज़ जो है, वो है उसलूब। उसलूब के अगर हम माना देखेंगे, लिखने का तरीका, अंदाज़ बयान, ठीक है। तो या हम कहेंगे आर्ट ऑफ राइटिंग या स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो हर लिखने वाले का जो तरीका होता है, उसलूब होता है, वो अलग होता है। इसमें लिखने वाले को अच्छे अल्फाजों की दरकार होती है। तो इस तरह से हर लिखने वाले का उसलूब अलग होता है। तो अपने उसलूब के मुताबिक वो नावल को बयान करते हैं। अजीज़ तलबा, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझा होगा। तो इस तरह से एक नई वीडियो शुमारे के साथ आपकी खिदमत में जल्द हाजिर हो जाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।